हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जैसे अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब यहाँ पे जो हम स्ट्रेस का बात करेंगे तो कौन सा स्ट्रेस लेंगे हम यहाँ पे तो लेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या जिसे नॉमिनल स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले नॉमिनल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला हुआ, नॉमिनल स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू फॉर्मूला होता है लोड बटा में ओरिजिनल एरिया। यानी जो भी मेरा मतलब स्पेसिमेन है उसका ओरिजिनल एरिया मुझे लेना है तो आएगा मेरा क्या, नॉमिनल स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस। एक स्ट्रेस और होता है ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, ये हुआ लोड बटा में एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया। तो वहाँ पे मुझे निकलता है ट्रू स्ट्रेस। दोनों स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ, ऐसा यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे यह बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट करते हैं तो वहाँ से क्या क्या रिलेवेंट क्वेश्चन निकल कर आता है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो इसे मिटाते हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट कर लीजिए। यह पूछा जा सकता है कि जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है तो यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हुआ स्ट्रेन और इस एक्सिस पे हो गया स्ट्रेस। किस यूनिट में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और स्ट्रेन का तो यूनिट होता ही नहीं है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप ग्राफ बनाइए आइडियल रिजिड का या आइडियल प्लास्टिक का। तो सबसे पहले यहाँ से यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ है मेरा आइडियल प्लास्टिक का, आइडियल प्लास्टिक का ग्राफ है। यह ग्राफ किस चीज़ का है, आइडियल प्लास्टिक का, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। अब यहाँ पे यह ग्राफ क्या है तो यह आइडियल रिजिड का ग्राफ है, आइडियल रिजिड का ग्राफ ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेगा कि ग्राफ यह क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो गया आइडियल प्लास्टिक, आइडियल रिजिड। उसके बाद यह ग्राफ ऐसे, यह क्या है, चूँकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का लीनियर जा रहा है तो यह है लीनियर इलास्टिक का, लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक का ग्राफ है। अब इसके बाद कुछ और ग्राफ हैं, यह है स्ट्रेस और यह है स्ट्रेन। यह ग्राफ ऐसे, यह है परफेक्टली प्लास्टिक का, परफेक्टली प्लास्टिक का ग्राफ है। फिर से आइडियल प्लास्टिक ये और परफेक्टली प्लास्टिक ये। उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट है, ये है इलास्टोप्लास्टो का, इलास्टोप्लास्टो का ग्राफ है ये वाला, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल हो गया कुछ दूर जाने के बाद, यह लीनियर, उसके बाद पैरेलल। इसके बाद मेरा आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे,
तो यह ग्राफ किसका है? तो यह है इलास्टो प्लास्टो स्ट्रेन हार्डनिंग का ग्राफ ये है। इनमें से कोई भी एक ग्राफ दिया जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आपको वहाँ पे इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यह ग्राफ पढ़ने के बाद अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को पढ़ते हैं वेरियस मटेरियल के लिए, उसके बाद पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे माइल्ड स्टील के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर वेरियस मटेरियल। वेरियस मटेरियल इधर है स्ट्रेन और इधर है स्ट्रेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, रफली डायग्राम बना लेते हैं माइल्ड स्टील का। यह किसका ग्राफ है? माइल्ड स्टील का। उसके बाद यह है ग्राफ किसका? तो वुड का। यहाँ पे लिख देते हैं यह है माइल्ड स्टील का, जो एक डक्टाइल मटेरियल है। अब यह सडन ब्रेक कर जाएगा। यह किसका है? तो वुड का, और वुड हम लोग जानते हैं कैसा है, तो ब्रिटल होता है। यह किसका है? तो कोई भी कंक्रीट का, तो कंक्रीट क्या होता है? तो ब्रिटल होता है। इसके बाद यह जो ग्राफ जो कि हम अभी ब्लू से बनाने वाले हैं, यह जो है यह किसका है? तो यह है रबर का। यह किसका है? रबर का। अब इसके बाद रबर के बाद यहाँ पे आ जाता है ये और ये, तो यह है अल्मुनियम का, और अल्मुनियम क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। अब उसके बाद ये आ जाता है कास्ट आयरन का, और कास्ट आयरन एक क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। आप यहाँ पे वेरियस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, यानी जो सबसे ज़्यादा हमको डेटा दे रहा है, वो कौन दे रहा है? माइल्ड स्टील। क्योंकि माइल्ड स्टील में ईच एंड एवरी पॉइंट को हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। तो हेडिंग दीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। अब वेरियस मटेरियल के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील हम जानते हैं कि माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो 0.15% पर होता है कार्बन का परसेंटेज। इधर आ गया स्ट्रेस और इधर आ गया स्ट्रेन। यह जो है क्या रहेगा? यील्डिंग पॉइंट से थोड़ा अल्टीमेट पॉइंट से नीचे रहेगा और यील्ड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। एक एक पॉइंट को पहले नोट कर लिया जाए। यहाँ है O और ये है A। A क्या है? तो A है प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद यह पॉइंट है B। B क्या है? तो B है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। उसके बाद यह है B। यहाँ है C। C क्या है? तो C है अपर यील्डिंग पॉइंट। अपर यील्डिंग पॉइंट, यह है अपर यील्डिंग पॉइंट। नीचे क्या है? C डैश, और C डैश क्या है? तो C डैश है लोअर यील्डिंग पॉइंट। C डैश क्या है? लोअर यील्डिंग पॉइंट। इसके बाद यहाँ D है।
इसके बाद यहाँ आ जाता है ई पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट। ई क्या है, अल्टीमेट पॉइंट। और एफ क्या है, एफ है ब्रेकिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आके मटेरियल क्या कर जाता है, तो ब्रेक कर जाता है। देखिए ईच एंड एवरी पॉइंट को पहले हम समझ लेते हैं। ओ क्या है, ओ है प्रोपोर्शनल लिमिट यानी प्रोपोर्शनल पॉइंट। यह है इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग पॉइंट तो अपर यील्डिंग। उसके बाद कौन, तो लोअर यील्डिंग पॉइंट। डी है, यहाँ तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। अब यहाँ है अल्टीमेट पॉइंट और ये है ब्रेकिंग पॉइंट। इस सारा पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो डायग्राम है, यह डायग्राम मुझे एरिया यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया हमको क्या देता है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया है, यह एरिया हमको देगा टफनेस। टफनेस यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया मुझे क्या देगा, तो यह देगा टफनेस। अब हम पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा रीजन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ओ से ए तक का पॉइंट, तो ओ से ए तक का जो पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट। और यहाँ तक ओ से ए तक ही हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या हुआ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो ग्राफ है वह क्या है, लीनियर। क्या है, लीनियर ग्राफ है, यानी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और ओ के बाद जो ग्राफ है वह लीनियर नहीं होता है, यानी नॉन लीनियर है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियरली वैरी नहीं करेगा। ई यानी ओ से बी तक का जो पॉइंट है वह क्या है, इलास्टिक लिमिट। क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि ओ से बी तक के पॉइंट के मतलब वहाँ तक यदि हम लोड को हटाएंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड क्या हो जाएगा, मटेरियल यहाँ से अपना जो शेप है वह ओरिजिनल शेप को, इसके पास एबिलिटी होता है कि यह ओरिजिनल शेप को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। कहाँ तक, तो अप टू पॉइंट बी। अप टू पॉइंट बी यानी बी पॉइंट तक, यानी इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल क्या करता है, मटेरियल के ऊपर से यदि लोड हम हटा देते हैं तो लोड हटाने के बावजूद भी मटेरियल अपना शेप को क्या करेगा, गेन कर लेगा। अब यहाँ तक जैसे माइल्ड स्टील के ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट और यील्डिंग पॉइंट और प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या है, थोड़ा सा दूर दूर पे है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ब्रिटल मटेरियल जानते हैं कि वह सडन ब्रेक कर जाता है बिना कोई इंडिकेशन का। तो वहाँ पे यानी सारा पॉइंट क्या रहेगा, लगभग एक कोइंसाइड करते हुए दिखेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कास्ट आयरन के लिए इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ पे रहेगा, तो दोनों एक पॉइंट पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सी पॉइंट पे, यानी यहाँ पे मटेरियल का बॉन्ड जो है अब टूटना शुरू हो जाता है और यह बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनेगा। और यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यील्डिंग होना अब शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और यहाँ तक होगा अपर यील्डिंग पॉइंट और यह हो गया लोअर यील्डिंग पॉइंट। लोअर यील्डिंग पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वह परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। और मटेरियल में हम कोई स्ट्रेस नहीं भी लगा रहे हैं तो स्ट्रेन क्या हो रहा है, लीनियरली यानी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। अब डी पॉइंट के बाद ई से यहाँ तक मटेरियल में हार्डनिंग रीजन डेवलप होता है, मटेरियल फिर से हार्ड होना शुरू होता है और इस रीजन को हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आगे हमको स्ट्रेन डेवलप करने के लिए, इलोंगेट करने के लिए हमको फिर से यहाँ पर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। अल्टीमेट पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। यहाँ पे क्या रहेगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा
और यह इसके बाद आ जाता है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद भी स्ट्रेन डेवलप हुआ थोड़ा सा, और यहाँ पे आके क्या हो गया, ब्रेक कर गया। यानी जो ब्रेकिंग पॉइंट है यह मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट से क्या है, कम है, लेकिन यील्डिंग पॉइंट से क्या होता है, ऊपर होता है, यील्डिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। जैसे अब हम यहाँ से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करें तो यहाँ से सबसे पहले आ जाता है ये वाला, यह रीजन को यानी ओ से लेते बी तक का जो रीजन है उस रीजन को क्या कहते हैं, इलास्टिक रीजन। कौन सा रीजन कहते हैं, इलास्टिक रीजन। और ग्राफ बना के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओ से बी तक का रीजन क्या है, तो ओ से बी तक का जो रीजन है वह कौन सा रीजन है, तो वह रीजन है इलास्टिक रीजन। अब ओ से बी तक का पढ़ लिए, तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, यानी यह रीजन को क्या कहते हैं, यह रीजन है मेरा इलास्टोप्लास्टो रीजन, इलास्टोप्लास्टो रीजन, यह रीजन है इलास्टोप्लास्टो रीजन। अब इलास्टोप्लास्टो रीजन के बाद यह रीजन को पढ़ते हैं, यह रीजन क्या है, तो यह रीजन है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। यह कौन सा रीजन है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। यह रीजन कौन सा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद यहाँ पढ़ते हैं ये वाला रीजन क्या है, तो यह रीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा रीजन है, तो यह रीजन है स्ट्रेन हार्डेनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डेनिंग रीजन। आप इसको अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, यह क्या होता है, स्ट्रेन हार्डेनिंग रीजन। और स्ट्रेन हार्डेनिंग रीजन के बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला रीजन क्या है, तो ये वाला रीजन जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं नेकिंग रीजन। क्या पढ़ते हैं, नेकिंग रीजन। और यहीं पे मटेरियल फिर आगे जाके ब्रेक कर जाएगा। आई होप सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। तो आप इस वीडियो को केयरफुली देखे होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।